हेलो। तो जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे 12 के क्रैश कोर्स में गॉस लॉ और उसके एप्लीकेशन, प्रूफ्स ऑफ गॉस लॉ, इन सभी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किए थे। और पिछले क्लास में हम ये भी क्लियरिफाई किए थे कि गॉस लॉ और गॉस लॉ के एप्लीकेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस साल 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए, वह स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड के लिए ये गॉस लॉ और उसके एप्लीकेशन काफ़ी वीवीआई टॉपिक है। तो गॉस लॉ तो हो चुका है, गॉस लॉ के एप्लीकेशन में भी 2 एप्लीकेशन हम क्लियर कर चुके हैं। आज ये थर्ड एप्लीकेशन हम लेकर आए हैं जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर। ठीक है, तो इसके पिछले वाले में हॉलो स्फीयर के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखे थे। आज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखेंगे। तो गॉस जो तरीका बताया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का, उन सभी तरीका को यहाँ पर हम उपयोग में लाएंगे और उससे देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलता है। तो हॉलो स्फीयर में हम लोग देखे थे कि पहला पॉइंट, सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लोग आउटसाइड लिए थे, फिर सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे और फिर इनसाइड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे। यहाँ पर उसके रिवर्स में हम लोग जाएंगे। सबसे पहले पॉइंट जो लेंगे वह पॉइंट इनसाइड होगा। तो सपोज कीजिए कि यह एक सॉलिड चार्ज स्फीयर है, ये सर्कल नहीं है, सॉलिड चार्ज स्फीयर है और इस पर टोटल चार्ज यदि Q है और इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो यहाँ से हम क्या करें, एक वर्चुअल शेप ड्रॉ करेंगे। गॉस इस शेप का नाम दिया गॉसियन स्फीयर। ये एक वर्चुअल शेप है, इस शेप को हम क्या नाम देंगे, गॉसियन स्फीयर। ठीक है, तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम बताए थे कि सॉलिड स्फीयर के कारण उसके इनसाइड किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 होता है। तो अब यह स्फीयर 2 स्फीयर में बट गया, आउटर स्फीयर और इनर स्फीयर, दोनों कोसेंट्रिक है। तो आउटर स्फीयर एक हॉलो स्फीयर की तरह बिहेव करेगा, जिसके कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान 0 होगा। लेकिन अब जो चार्ज इस पोर्शन में आएगा, इस पोर्शन के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो सपोज कीजिए कि गॉसियन स्फीयर का रेडियस r और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ निकालना है वह इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में ऐसे होगा, E से डिनोट होगा, यूनिट वेक्टर इसका n r, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वेक्टर r है और एरिया यहाँ पर स्मॉल एरिया एलिमेंट लेंगे ds का यूनिट वेक्टर कितना हुआ, n हुआ। यहाँ P पॉइंट है, ये सेंटर है। अब फर्स्ट और सेकेंड 2 पोर्शन में स्फीयर बटा हुआ है, तो फर्स्ट पोर्शन के कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड P पर 0 होगा, लेकिन सेकेंड पोर्शन के कारण P पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। उसी का मान हम लोग को यहाँ निकालना है, काफी इंटरेस्टिंग है। तो इसका हम थ्योरी यहाँ लिखते हैं। consider a solid charged sphere having volume density of charge is rho, therefore rho is equal to Q by 4 by 3 pi r q। ये वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज मीन्स टोटल चार्ज बाई टोटल वॉल्यूम हो गया। अब यहाँ पर क्लियर कर लेंगे यहीं पर चार्ज को। इफ Q इज यहाँ पर हम लोग क्लियर करते हैं पहले किस स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, किसके कारण नहीं होगा। द पॉइंट P is inner point for first portion of sphere so due
to this portion electric field is 0। अब सेकेंड पोर्शन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, फर्स्ट पोर्शन के कारण तो 0 होगा। अब वहां पर इफ Q इज टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इन सेकेंड पोर्शन ऑफ स्फीयर then EDS इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन। यहाँ एप्सिलॉन होगा, एप्सिलॉन नॉट नहीं। वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी होता है और ये मीडियम हो गया। किसी भी मीडियम का परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट नहीं होता, उसका कुछ वैल्यू होगा, इसलिए यहाँ पर एप्सिलॉन सीधे लिखा गया है। चलिए यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट इसको हटाएंगे तो ये E इक्वल टू होगा, ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। स्मॉल स्फीयर का रेडियस स्मॉल r है और ओरिजिनल स्फीयर का रेडियस कैपिटल R है। फिर इस चार्ज, अब यहाँ पर ये Q का वैल्यू, ये हुआ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम में चार्ज कितना हो गया Q। तो इस स्फीयर के वॉल्यूम में चार्ज कितना होगा, तो इस स्फीयर के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये Q इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर ये Q इक्वल टू Q बाई 4 बाई 3 पाई R Q इंटू 4 बाई 3 पाई स्मॉल r Q। यहाँ हम चाहें तो इससे इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, या Q इक्वल टू ये रो इंटू 4 बाई 3 पाई R Q ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मर्जी हो। बदलाव कैलकुलेशन में चेंजिंग जो है यहाँ भी हम कर सकते हैं, या यहाँ से लेकर यहाँ भी चेंजिंग कर सकते हैं, या लास्ट में भी चेंजिंग कर सकते हैं, जिस तरह से बेटर समझ में आ जाए वैसे करना है। तो हम यहीं पर क्या करते हैं, ये Q का वैल्यू डाल देते हैं, रो इंटू 4 बाई 3 पाई R Q एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन सीधे। अच्छा, अब शायद वीडियो में नीचे नहीं आएगा, इसलिए हम ऊपर से इसको इरेज करेंगे। इतना तक ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट तो यहाँ पर E इक्वल टू, फाइनली E इक्वल टू हो गया रो इंटू 4 बाई 3 पाई R Q और ये एप्सिलॉन, और इधर से ये 4 पाई R स्क्वायर आएगा, 4 पाई R स्क्वायर, तो ये हो गया। अब पाई से पाई कैंसिल, R स्क्वायर से एक R कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 4 से 4 1/3, तो ये हो गया आपको E इक्वल टू रो और R बाई नीचे हो जाएगा 3 एप्सिलॉन सीधे होगा, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E प्रोपोर्शनल हो गया R के। स्फीयर के, इस स्फीयर के अंदर, सॉलिड स्फीयर के अंदर कहीं भी हम पॉइंट लें तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा R पर डिपेंड करेगा, और दोनों में रिलेशन किसमें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और R दूरी दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होगा, ठीक है। अब है कि यदि यह पॉइंट सरफेस पर हो या आउटसाइड हो, तो सरफेस या आउटसाइड के लिए वही सिचुएशन होगा जो हम हॉलो स्फीयर में बताए थे। तो एक लाइन इस कंसेप्ट को यहाँ पर लिख देना है, इसका डेरिवेशन करने का जरूरत नहीं है, एकदम जल्द हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे इफ द पॉइंट situated on the surface of a sphere or outside the sphere, then electric field will be
सेम एज हॉलो स्फीयर हो गया। अब इसको निकालने का जरूरत नहीं है, दोनों पॉइंट इसमें मेंशन हो गया, हॉलो स्फीयर के केस में होता है। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ देखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक ग्राफ से शो करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कहाँ कैसे वेरी करेगा। तो चलिए ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इसके लिए ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, वाई डैश इधर, एक्स डैश इधर, और ऑरिजिन हो गया। अब यहाँ पर सॉलिड स्फीयर ड्रॉ करें तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मान आर के बढ़ने से बढ़ता है। कि स्मॉल आर का मान बढ़ते बढ़ते कैपिटल आर यानी ओरिजिनल स्फीयर के रेडियस के बराबर हो जाए तो वहां पर ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। यहाँ से हम इस पॉइंट को हम कैपिटल आर के बराबर कर दें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम यहाँ पर ई लिखेंगे, ई मैक्स, ई बराबर मैक्स। और इसके अंदर जो होगा सरफेस के अंदर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, ये ऐसे, ठीक है। बाहर के लिए या सरफेस के लिए, बाहर के लिए या सरफेस के लिए जो रिलेशन यहाँ पर शो किया गया हॉलो स्फीयर जैसा, तो हॉलो में इनवर्सली स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस तरह से ये डिक्रीज करेगा और इनफाइनाइट पर जाकर जीरो हो जाएगा। ये हो गया ई प्रोपोर्शनल 1/r²। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। 12th के किसी भी टॉपिक को जो सब्जेक्टिव या लॉन्ग क्वेश्चन का जो टॉपिक होगा उसको पढ़ाने में मिनिमम 15 से 20 मिनट टाइम लगेगा। अब कई बच्चे ये बोलते हैं कि सर इतना देर तक वीडियो देखना पड़ता है, शॉर्ट में नहीं होगा। शॉर्ट में नहीं होगा, कहाँ से होगा भाई, ये यूट्यूब का रील तो नहीं है 5 सेकेंड 10 सेकेंड या 1 मिनट में रील हो गया। तो रील देखने की जो आदत है बच्चों की, वो उस रील देखने से पढ़ाई नहीं होगा। थ्योरेटिकली यदि अच्छा से समझ के एग्जाम में बोर्ड में लिखना है तो हर वीडियो, एक टॉपिक का वीडियो कम से कम 15 से 20 मिनट का होगा ही। और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तो हम खुद बोलते हैं डिफाइन, एक लाइन डिफिनीशन लिख दिया हो गया, एक फार्मूला लिख दिया हो गया, तो शॉर्ट के लिए होगा। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए वीडियो कम से कम 15 से 20 मिनट का होना ही होना है, तब जाकर डिटेल इसका समझ में आएगा। और मनोरंजक वीडियो से तो पढ़ाई होता नहीं है, वैसा हम लोग न तो सीखे हैं न बच्चों को सिखाते हैं। चलिए इसको क्लियर करेंगे और नेक्स्ट डे हम अब अगले चैप्टर में इन करेंगे। गॉस के एक और एप्लीकेशन है, तो इस साल बोर्ड एग्जाम के लिए हमको वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, इसलिए एक एप्लीकेशन को हम छोड़ेंगे। यहाँ पर हमको 3 एप्लीकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा है, 3 यहाँ पढ़ा दिए हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर को कैपेसिटर वगैरह, कैपेसिटेंस निकालना, पोलराइजेशन, ये सब डिस्कस करेंगे। थैंक यू।